हाँ भाई, कोलिजन बताओ इस पहले क्या होगी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है कि अपन कोलिजन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। कोलिजन नाम तो सुना ही होगा, कोलिजन का मतलब है जनरली टक्कर। तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपसे बोले कि आप कोलिजन को किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि कोलिजन एक तरीके से बॉडीज का इंटरेक्शन है, दो बॉडीज या मोर देन दो बॉडीज का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब मुलाकात हुई, एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को टच किया, लेकिन जो मुलाकात है वो इंटरेक्शन जो है वो हो सकता है कि बहुत छोटे से इंटरवल के लिए हुआ हो, और उस इंटरवल में एक बॉडी ने दूसरे बॉडी के ऊपर इतने हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, दैट मे बी अ वेरी इंपल्सिव फोर्स, मतलब इंपल्सिव फोर्स हो सकता है, और उसकी वजह से बॉडीज का मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हुआ। मतलब बॉडीज का इंटरेक्शन का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी से जो इंटरेक्ट कर रही है उसका जो इंटरवल ऑफ टाइम है ना वो बहुत स्मॉल। अगर वो बहुत स्मॉल है तो उस स्मॉल इंटरवल में इतने हाई मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग जाते हैं, या हम कह सकते हैं इंपल्सिव फोर्सेस लग जाते हैं, जिससे बॉडीज के मोमेंटम में उस छोटे से इंटरवल में भी मे बी सिग्निफिकेंट मोमेंटम में क्या आ सकता है? चेंज। ठीक है, पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझेंगे, फिर उसके बाद मोमेंटम को समझा सॉरी कोलिजन को समझेंगे क्या है। पहले डेफिनेशन लिखिएगा फटाफट। When a force of a large magnitude, when a force of a large magnitude act for a very small time interval, act for a very small time interval, between the bodies, between the bodies, due to this, the momentum of at least, the momentum of at least one of the particle changes, momentum of at least one of the particle changes, then this event is known as, and this event is known as collision. कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं, पहले मैं वो लिखवा देता हूँ। ये डेफिनेशन है अबाउट लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ लाइन along which particle, it is a line along which particle move before and after the collision. Next is line of impact. Line of impact. It is a line
along which impulse act between the colliding particles. Impulse act between the colliding particles. पढ़ो अब देखो क्या लिखा हो। तो लाइन ऑफ मोशन का मतलब सिंपली ये है कि कोई भी बॉडी की वेलोसिटी जिस लाइन के अलोंग है उसे क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोशन का लाइन, यही मतलब है। पार्टिकल मान लो इस तरीके से जा रहा है स्पेस, तो जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड करेगी तो किसी ना किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा एक बॉडी का दूसरे पर। तो हम ये कह सकते हैं जब दो बॉडीज का कोलिजन होगा उस समय एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दैट इज व्हाट लाइन ऑफ इंपैक्ट। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जिन बॉडीज की बात कर रहे होते हैं हम मान करके चलते हैं कि उनकी जो सरफेसेस है वो स्मूथ है। सरफेसेस क्या है, स्मूथ है। तो हमारे लिए जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो हमेशा जब दो बॉडीज कोलाइड करती है तो उनका जो कॉमन नॉर्मल होता है, क्या होता है, कॉमन नॉर्मल होता है, उसके अलग होगा। मतलब एक बॉडी का दूसरे बॉडी से जब कोलिजन हुआ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉडी इस तरीके से आपको दिया हुआ है, दूसरा बॉडी यहां पर आपको ऐसे दिया हुआ है। शिफ्ट नहीं होता क्या? अब ऐसे कोलिजन हुआ तो मान लो ये इधर मूव कर रहा था v1 वेलोसिटी से और ये इधर मूव कर रहा था कितने से, v2 वेलोसिटी से। तब तुम्हें यहाँ पे देख करके एक बात समझ आ रही होगी क्या कि v1 का वेलोसिटी वेक्टर जिस लाइन के अलोंग था ना, ये उसका लाइन ऑफ मोशन, ये उसका क्या था, लाइन ऑफ मोशन। और व्हाट, और ये 2 का लाइन ऑफ मोशन था। ठीक है, लेकिन जब बॉडीज कोलाइड करें तो यहाँ पर एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो अगर तुम यहाँ पर लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालना चाहते हो तो हमेशा क्या करो, जहां पे भी दो बॉडीज का कोलिजन हुआ है उसके नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो लाइन है ये लाइन, इस लाइन के अलोंग फोर्सेस लगेंगे। क्या लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगा ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट उस लाइन के अलोंग वाला ही चेंज होता है। तो यहाँ पे जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगी ना तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इस बॉडी ने इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, आप कहेंगे इस लाइन के अलोंग लगाया। यस सर, आपने कहा इस लाइन के अलोंग लगाया तो मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग है ना वही चेंज हो। ये जो लाइन आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ व्हाट, इंपैक्ट। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट? अब हम यहाँ पर कोलिजन के क्लासिफिकेशंस करते हैं ऑन द बेसिस, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलिजन। इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन
on the basis of on the basis of line of motion and line of impact, on the basis of line of motion and the line of impact, मतलब क्या है? अगर इस बेसिस पे दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर, पहला और दूसरा, जिसमें पहला है हेड ऑन और दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। मतलब क्या है? अगर मैं हेड ऑन कोलिजन की बात करूं तो मैं कहूंगा हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन होंगे जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आमने सामने से जब टक्कर होगी, मान लीजिए एक बॉडी है ये m1 और दूसरी बॉडी है ये m2। मान लीजिए वेलोसिटी v1 से और ये वेलोसिटी v2 से बढ़ती है। These are the velocity factors of m1 and m2। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इस लाइन के अलावा अरे है नहीं? yes, तो ये है इनका लाइन ऑफ मोशन, ये इनका क्या है? लाइन ऑफ मोशन। जब ये दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये है इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यही क्या है इनका? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये था इनका क्या? लाइन ऑफ मोशन। तुम सोचो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। कह सकते हैं सेम, कह सकते हैं क्या है? सेम। तो ये हेड ऑन कोलिजन, ये क्या है? हेड ऑन कोलिजन। मान लो यहाँ पे तो अभी मैंने माना कि दोनों ही मूविंग बॉडीज हैं। आगे आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रहा है और एक बॉडी क्या है? फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल आकर के टकराती है, एक एम मास की बॉल इस तरीके से आती है और टकराती है। तो देखो इस तरीके से मूव कर रही थी, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर था वो इस लाइन के अलोंग था और वो v था। m मास का जो वेलोसिटी वेक्टर था वो इस लाइन के अलोंग था और क्या था? v था। और वो ऐसे मूव कर, तो जरा ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका वेलोसिटी क्या है? नीचे की तरफ। और जब ये यहाँ पे टकराएगा तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसी लाइन के अलोंग है, तो ये हेड ऑन कोलिजन। क्या हो गया? हेड ऑन कोलिजन। और अगर लाइन के अलोंग नहीं तो वो लाइन ऑफ तो वो हेड ऑन कोलिजन नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑब्लिक कोलिजन की, किसकी बात करूं? ऑब्लिक कोलिजन की। तो देखना ऑब्लिक कोलिजन, ये वाला एग्जांपल जो दिख रहा है वो ऑब्लिक कोलिजन का ही तो। यहाँ पर ये बॉडी और मान लो ये दो बॉडीज है, एक बॉडी इधर मूव कर रहा था, एक बॉडी इधर मूव कर रहा था। ये इनके लाइन ऑफ मोशन, बॉडी 1 का और ये बॉडी 2 का। ठीक, थोड़ी देर बाद कोलिजन हुआ। जिस मोमेंट पर कोलिजन होगा उस समय सिचुएशन ऐसी होगी। जब सिचुएशन ऐसी है तो आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे दो बॉडीज का कांटेक्ट है। अरे है भाई? तो इस कांटेक्ट के मैंने एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया है यही क्या है? इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहा, लाइन ऑफ मोशन ये रहा। क्या ये दोनों पैरेलल हैं क्या? या लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम है क्या? नहीं, ये ऑब्लिक कोलिजन। ये क्या है? ऑब्लिक कोलिजन। मान लीजिए अभी आपका एक सरफेस से कोलिजन हुआ और इस समय जो बॉल था वो इस तरीके से मूव कर रहा था, यहां से टक्कर हुई और यहां चला गया। ये है कहानी, ऐसे है और ऐसे चला गया। देख करके बताइए कि इस बार लाइन ऑफ मोशन पहले ये था, बाद में these are the initial and final। और यहाँ पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या ये है? दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, but these are the line of motion। तो लाइन ऑफ मोशन एंड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आर सेम थिंग? नो। ऑब्वियस सी बात है, जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं होगा ना तो पता है क्या होगा? इंटरेस्टिंग बात कि उस केस में इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी भी सेम लाइन के अलोंग नहीं होगी। उस केस में लाइन ऑफ मोशन ही बदल जाएगा।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जरा ऑब्जर्व करिएगा, जब ये टक्कर कर रहा था तो क्या इसका लाइन ऑफ मोशन था? लेकिन टक्कर होने के बाद क्या इसका लाइन ऑफ मोशन यही है क्या? नहीं, इसका लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन चेंज होना है। क्यों होना है? क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। नहीं समझे? मैंने कहा कि आप फोर्स में लगा इसके ऊपर, तो मैंने कहा इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक लाइन के अलोंग वाला, एक लाइन के परपेंडिकुलर वाला। यस और नो? जैसे कि इन केसेस में आप ऑब्जर्व करिए, मान लीजिए अभी टक्कर होगी आमने सामने, हेड ऑन कोलिजन, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, टक्कर, क्या इसी लाइन के अलोंग मूव करेंगे? कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इनका लाइन ऑफ मोशन सेम रहेगा, ये आमने सामने ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना। इसमें एक बॉल ऊपर से मैंने फेंकी, जमीन पे बिल्कुल सीधे टकराई, ठीक है, जब परपेंडिकुलर ऐसे टकराएगी तो सीधे ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इस केस में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों क्या है? सेम। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद लाइन ऑफ मोशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा नहीं। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगी गया होगा। क्या क्लियर है मेरी बात? नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ो। लाइन ऑफ इंपैक्ट यही बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगे। इंपैक्ट का इंपैक्ट एक वर्ड कहां से है? इंपल्स। इंपैक्ट का मतलब है जिस डायरेक्शन में क्या लगा? इंपल्स। और इंपल्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? फोर्स। दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, और ये हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलावा है। इसके अलावा कॉमन नॉर्मल के अलावा है। चलिए आगे बढ़े भाई। लेट्स देखिएगा, अगला अब यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इस बेसिस पे यहाँ पे तीन तरीके के क्लासिफिकेशन है। एक है इलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक, इसी में तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिसमें सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ड्यूरिंग द कोलिजन या थ्रू आउट द मोशन हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। हम ये कह सकते हैं कि ये वो केस है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी
of system remains conserved. क्या है? remains conserved. ये है इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन जस्ट इसका उल्टा, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाता है. एक्चुअली रियल लाइफ में जो भी कोलिजन होते हैं वो इनइलास्टिक ही होते हैं. ठीक, रियल लाइफ में आप जितने भी कोलिजन पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? इनइलास्टिक. क्योंकि अगर दो बॉडीज का कोलिजन हो रहा है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि उस समय एनर्जी का लॉस तो होगा, क्योंकि जब दो बॉडीज टकराएंगे तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, कुछ हीट लॉसेस होंगे और भी अलग अलग तरीके के लॉसेस होंगे. ठीक है, जिनको मैं एनकाउंटर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि अगर कोलिजन इनइलास्टिक, कोलिजन क्या है? इनइलास्टिक, तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नॉट कंजर्व. उस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. क्या ये बात समझ आया? अगर मैं बात करूं परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये समझ लो ये इनइलास्टिक का ही एक स्पेशल केस है. इनइलास्टिक का ही एक स्पेशल केस है. क्या स्पेशलिटी है? कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी का लॉस मैक्सिमम हो. मैं ये कह सकता हूं इफ मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉस है, क्या है? लॉस, वो मैक्सिमम हो जाए, तो वो केस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक. क्या लग रहा है? कुछ समझ आया क्या? नोट करें भाई फटाफट. आगे जाके और डिटेल में धीरे धीरे वन बाय वन पढ़ेंगे. अभी तो ये मान लो जस्ट इंट्रोडक्शन. तो इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोला मैंने? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. रिमेन्स क्या है? मतलब कोलिजन के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा. एक्चुअली ये सिचुएशन आइडियल है. रियल लाइफ में ऐसे कोलिजन मिलना जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो डेफिनेटली एनर्जी का लॉस होगा. हाँ, बस ये हो सकता है कि वो लॉस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो हो जाए ऐसा तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. लेकिन हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन्स की, उसमें हम ये मानते हैं कि सिस्टम की थ्रू आउट द मोशन या थ्रू आउट द कोलिजन किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं है. तो अब हम वन बाय वन करके हर अलग अलग तरीके के कोलिजन्स को पढ़ेंगे और डिटेल्स में समझेंगे कि जब दो बॉडीज का कोलिजन होता है तो एक्चुअली में क्या होता है. इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे हेड ऑन कोलिजन. क्या? हेड ऑन कोलिजन. आमने सामने से जब टक्कर होगी तो क्या होगा, हेड ऑन समझ में आ जाएगा. तो फिर उसके बाद चर्चा करेंगे किसकी? ऑब्लिक कोलिजन की चर्चा. हेड ऑन कोलिजन, इसमें हेड ऑन कोलिजन में भी एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ेंगे अभी, इलास्टिक कोलिजन. कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन. तो जनाब अब हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग है अब यहाँ पर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की एनालॉजी को समझने के लिए मैं आपके सामने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेकर के आ रहा हूं. ठीक, पहले उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझेंगे क्योंकि हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से थोड़ा फैमिलियर हैं. ठीक है, और फिर वहां से हम एंटर करेंगे कि बॉडीज में अगर कोलिजन होता है हेड ऑन और वो भी इलास्टिक वाला तो क्या होता है. सिचुएशन क्या है जरा लेट्स सी, ऑब्जर्व करिएगा. मैं तो आपसे कहूंगा कि पहले आप लिखते चले जाइएगा, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है.
नोट करो, तुम लोग इस तरीके से बना, अगर संभव हो 1 2 3 4 ऐसे और भी केस तो तुम वर्टिकली बना सकते हो। ठीक, और सही है आज डिस्कस हुआ ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या है। अब ध्यान से सुनना, छापना बंद कर दो, ठीक है, छापना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक की एनालॉजी समझा रहा हूँ और फिर मैं वहां से एंटर करूंगा इलास्टिक कोलिजन। किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2 और सपोज बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई है v1 एंड v2। ठीक, m2 ब्लॉक जो है ना उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड, क्या कनेक्टेड है? एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। अभी यहाँ पर ये ब्लॉक जो है वो इसके स्प्रिंग को टच नहीं कर रहा, ठीक है, और ये ब्लॉक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि पीछे वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो आगे वाले ब्लॉक से क्या है, ज्यादा। मतलब इतना तो तय हो चुका है कि आफ्टर सम कुछ समय बाद m1 और m2 का आपस में कोलिजन हो। क्या होगा? कोलिजन हो। ठीक है, कोलिजन नहीं बोलना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ देर बाद m1 जो है वो m2 के थ्रू मतलब स्प्रिंग से कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट करेगा? स्प्रिंग। कुछ देर बाद मैंने जब सिचुएशन को दोबारा से ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि पास में है, इससे टकरा है। किससे टकरा है? स्प्रिंग से। यस और नो? जैसे वो स्प्रिंग से टकराएगा आपको समझ में आ रहा है स्प्रिंग में एकदम से कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन क्यों आएगा भाई? क्योंकि पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले से क्या है, ज्यादा है। तो एकदम से जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा तो शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा स्प्रिंग फोर्स? पीछे की तरफ। और इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। कौन बोले? तो आपको समझ आ रहा होगा कि धीरे धीरे इस वाले ब्लॉक की जो स्पीड है वो घटेगी और इस वाले ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी। कोलिजन हुआ, पीछे वाले की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही होगी और आगे वाले की स्पीड बढ़ रही होगी। लेकिन जब तक पीछे वाले ब्लॉक की स्पीड आगे वाले ब्लॉक से ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, तब तक यहाँ पे स्प्रिंग में ये जो कंप्रेशन है, स्प्रिंग में ये जो कंप्रेशन है ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे स्प्रिंग का कंप्रेशन बढ़ रहा है। ठीक, अब ऑब्जर्व करिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, आप कहेंगे 0, क्योंकि स्प्रिंग में किसी भी तरीके का कोई भी इलांगेशन या कंप्रेशन नहीं था। और मैं अगर आपसे पूछूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो आप कहेंगे इंडिविजुअल बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की आप काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। अभी इस मोमेंट पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देन व्हाट विल यू से? नहीं, क्योंकि अभी स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो इलांगेशन है ना। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी भी नॉन जीरो है। अरे यस सर। लेकिन आपको समझ में आ रहा है जब तक पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक से ज्यादा रहेगी तब तक क्या वो फर्दर स्प्रिंग को और ज्यादा कंप्रेस करेगा? अगर वो स्प्रिंग को और ज्यादा कंप्रेस कर रहा है क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी? आप याद करो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, क्या वो मोमेंट याद है? वो मोमेंट होता है जब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक ब्लॉक पे बैठ के जब दूसरे ब्लॉक को देखोगे, किसी एक ब्लॉक पे बैठ के जब दूसरे ब्लॉक को देखोगे क्या वो नेक्स्ट पे नजर आएगा? क्या हम ये कह सकते हैं m1 और m2 both of them are moving together with a common velocity and that common velocity किसकी वेलोसिटी? क्या वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी? मतलब वो मोमेंट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये है m1 और ये है m2, ये है m1 और ये क्या है m2। m1 की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और m2 की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। दिख रहा है क्या? m1 की कम हो रही है और m2 की बढ़ रही है। एक ऐसा मोमेंट आया जब m1 और m2 की वेलोसिटी क्या है? सेम है। क्या वो मोमेंट है जहां पे कंप्रेशन स्प्रिंग में मैक्सिमम होगा? और आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा मोमेंट कुछ पल बाद आने वाला है क्योंकि पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या धीरे धीरे कम हो रही है? यार पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? वो कम इसलिए हो रही है जैसे ही कोलिजन हुआ इस वाले ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो आगे है पीछे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो पीछे की तरफ है तो रिटार्ड करेगा। क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। और m2 जो है वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। मतलब m2 की जो वेलोसिटी है वो वक्त के साथ बढ़ेगी और m1 की वेलोसिटी वक्त के साथ कम होगी। लेकिन जब तक m1 की वेलोसिटी m2 से ज्यादा है, जब तक m1 की वेलोसिटी m2 से ज्यादा है तब तक क्या इन दोनों ब्लॉक के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही होंगी? क्या मैं कह सकता हूँ कि स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ रहा होगा? क्या मैं इस मोमेंट में ये कह सकता हूँ कि अभी इस मोमेंट पे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही होगी और काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी? या नो? आपको एक और बात समझ में आ रही होगी, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करूं तो इस पूरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी क्योंकि नीचे वाली सरफेस है स्मूथ। नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। और स्प्रिंग फोर्स आपको याद होगा, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है
वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? देखना, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस, कुछ देर बाद एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जब दोनों ही ब्लॉक्स वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी। क्या वो मोमेंट वो होगा जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा? अब एक बात बताओ, अगर कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया, कैन आई से दैट कि उस मोमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग मैक्सिमम होगी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? और अगर पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, कैन आई से दैट कि काइनेटिक मिनिमम होगी? क्योंकि इन दोनों का सम पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम क्या कांस्टेंट है? अगर ये कांस्टेंट है तो आपको समझ में आ रहा होगा जिस मोमेंट पर ये मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पर ये क्या होगा? क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? लेकिन आपको समझ में आ रहा है अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो अभी भी M1 पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और M2 पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। अभी भी M2 की स्पीड बढ़ेगी और M1 की स्पीड घटेगी। यस और नो? तो इसके बाद क्या होगा, M1 M2 की स्पीड और बढ़ेगी, फिर से दोबारा से दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। पहले एकदम से इनके बीच की दूरियां कम हुई, फिर दोबारा से एकदम से इनके बीच की दूरियां बढ़ने लग जाएंगी क्योंकि M2 की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। कुछ देर बाद ऐसा आएगा कि M1 और M2 ये दोनों एक दूसरे से डिटैच हो चुके होंगे। आएगा कि नहीं आएगा? स्प्रिंग दोबारा से अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ये M2 V2 डैश वेलोसिटी से आगे की तरफ निकल चुका होगा और इसकी जो वेलोसिटी है V2 डैश वो V1 डैश के कंपैरिजन में क्या हो चुकी होगी? ज्यादा हो चुकी है। और फिर इन दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो पाएगी इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको समझ में आया थ्रू आउट द जर्नी हमेशा M2 की वेलोसिटी बढ़ रही है और M1 की वेलोसिटी घट रही है। तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा और मैं ये कह सकता हूं फाइनली जब ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो चुके हैं उस समय दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगा कि नहीं? ये था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या था? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसमें एक ब्लॉक आया, स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया, कुछ देर तक कांटेक्ट रहा, फिर उसके बाद वो कांटेक्ट खत्म। अब आते हैं कि अगर दो बॉडीज में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, वो भी इलास्टिक, वो भी कैसा? इलास्टिक। वहां भी ऐसा ही होता है। बस ये समझ लो कि जो तुमने मूवी देखी है ना अभी ऊपर वाली, उसकी स्पीड 10x कर दो। उसकी स्पीड क्या कर दो? 10x। मतलब अगर वो टाइम जिसके लिए M1 M2 से इंटरेक्ट कर रहा है वो बहुत स्मॉल हो जाए, वो क्या हो जाए? बहुत स्मॉल हो जाए, तो सब कुछ वैसा ही होगा। एक M1 बॉडी एक M2 बॉडी, ये दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं, M1 और M2 में कोलिजन होने वाला है। कुछ देर बाद क्या होगा? कोलिजन होगा। जैसे कोलिजन होगा तो आप समझिए कि M2 M1 के ऊपर क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा? क्या M1 M2 के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा? आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि M1 की वेलोसिटी घटेगी और M2 की वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी इन दो बॉडीज के बीच में डिफॉर्मेशन मतलब इनका शेप और साइज चेंज हो रहा है। ये बॉडी जो परफेक्टली स्फीयर जैसा दिखाई दे रहा था, क्या अभी तुम्हें ये स्फीयर दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ऐसा बना दिया? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा होगा कि बॉडी की शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। बॉडी की शेप क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना? इस मोमेंट के बाद क्या होगा? अगला मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस समय बॉडी की शेप सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगी। मतलब हम कह सकते हैं बॉडी में डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा। बॉडी में डिफॉर्मेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। वो मोमेंट जब डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा, वो मोमेंट जब डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा, उस मोमेंट पर बोथ ऑफ द बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी? ड्यूरिंग द कोलिजन एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी, और ये वो मोमेंट होगा जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर कुछ देर बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। ये कोलिजन किसमें होता है? दुनिया में कोई भी कोलिजन हो इसी तरीके का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर वो इलास्टिक कोलिजन, क्या है? इलास्टिक कोलिजन है, तो वहां पर एनर्जी के लॉसेस नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये बॉडी में जब डिफॉर्मेशन आया, पहले बॉडी डिफॉर्म हुई, क्या हुई है? डिफॉर्म, फिर रिफॉर्म हुई। दो बॉडी है, एक डिफॉर्मेशन, दूसरा रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब पहले शेप बदल रही है, मतलब शेप बिगड़ रही है, यहां से लेकर के तीसरे स्टेप तक। कहां तक? तीसरे स्टेप तक डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन।
तीसरे से चौथे स्टेप में ये दोबारा से बॉडी क्या कर रही है, रिफॉर्म हो रही है। क्या दिख रहा है क्या? आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखिए, क्या देखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हाँ भाई, जैसे वहां बोलते थे पहले स्प्रिंग में कंप्रेशन है, क्या है, कंप्रेशन। तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस और कंप्रेशन के द्वारा क्या दोबारा से नेचुरल लेंथ एक्वायर करी। जैसा ही एक तब होता है जब दो बॉडीज में कोलिजन होता है। बॉडी की जैसे क्या होगी, तो पहले डिफॉर्म करेगी, डिफॉर्मेशन आएगा, मतलब बॉडी की शेप और फिर दोबारा से रिफॉर्म। अगर एक कोलिजन इलास्टिक हुआ, अगर एक कोलिजन इलास्टिक हुआ तो पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये जो लिखी हुई और यहाँ पर ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, ये दोनों बराबर, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब, और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछे इलास्टिक कोलिजन में, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? कंजर्व। कोई आपसे पूछे क्या काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व है, तो स्टेटमेंट सही है, गलत है? आप ये बोल सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, आप ऑब्जर्व करिए उस मोमेंट को, जब डिफॉर्मेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, क्या उस समय काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी? लेकिन अगर एक कोलिजन इलास्टिक, है तो आपस में जब बॉडीज का कोलिजन हो रहा है, तो ये जो बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। इसकी वजह से ये दोबारा से अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए तुम देख पा रहे हो इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से क्या होगी, जीरो। मतलब आप ये नहीं कह सकते क्या कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। आप क्या कह सकते हो, इनिशियल वाली और फाइनल वाली क्या है, बराबर। दूसरा, आप ये जरूर कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी, क्या बोला, मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है, रिमेन्स कंजर्व। नहीं आई बात समझ में? जैसा आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा, इसमें देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, वैसा ही कोलिजन में होता है इलास्टिक। बस ये समझ लो, उस मूवी को तेज कर दो, जहां पे ऊपर वाले में मूवी में वो आएगा, टकराएगा, फिर वो इस तरीके से दूर जाएगा, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। और कोलिजन में यही काम होता है, लेकिन एक काम बहुत तेज हो सकता है। क्या थ्रूआउट द मोशन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है? यस सर। पक्का? यस सर। जब बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, क्या उस मोमेंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा? पक्का? यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? यस सर। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, क्या वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा? यस सर। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम पूरे m1 प्लस m2 को अपना सिस्टम कंसीडर करो, इसको m1 प्लस m2 को क्या कंसीडर करो, अपना सिस्टम कंसीडर करो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। m1 m2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा या m2 m1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा? इंटरनल होगा। और इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते।
पता है बात? इंटरनल फोर्सेस वर्क तो कर सकते हैं लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट द कोलिजन हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हमेशा मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम पूरे सिस्टम का, किसी एक ब्लॉक का नहीं, पूरे सिस्टम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि m1 का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, m1 का काहे को कांस्टेंट रहेगा? m1 को सिस्टम ले लोगे तो इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। मैं ये कहूंगा m1 प्लस m2 पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो भी रिमेंस क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कभी कभी आपके सामने ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि भैया ये बताओ कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या होगी, तो हमें दिख रहा है इस मोमेंट पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और कोई अगर पूछ ले कि इस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता दो, हम कहेंगे कि ये उस मोमेंट पर है जब पूरे सिस्टम की वेलोसिटी किसके बराबर है? सेंटर ऑफ मास के बराबर। क्या मैं इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ m1 प्लस m2 इनटू VCOM का स्क्वायर लिख दूं तो किसी को तकलीफ है क्या? नो सर। ये है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। और अगर तुम्हें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो क्या तुम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाओगे? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम की थ्रू आउट द मोशन क्या है? नहीं आया तो प्लीज नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा तो एक पॉइंट लिखिएगा बेटा। During the elastic collision, the total mechanical energy of a system, during the elastic collision, the total mechanical energy of a system remains conserved. Next, initial kinetic energy is equal to the initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy of a system. The initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy of a system, but it is not equal throughout the process. Next, at the moment when the velocities of both bodies are same, at the moment when the velocities of both bodies are same, at this moment potential energy of a deformation is maximum. Potential energy of deformation is maximum and the kinetic energy is minimum. Next, during the collision, the total momentum of the system remains conserved. The total momentum of the system remains conserved and is independent of type of collision.
Next point. During the elastic collision. During the elastic collision. Internal forces are of conservative in nature. Internal forces are of conservative in nature. ये क्यों बोला है समझ में आया? क्योंकि अगर वो फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होते तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो जो बॉडी डिफॉर्म होकर के दोबारा रिफॉर्म होती, पहले रिफॉर्म हुई फिर दोबारा से रिफॉर्म होती, तो पक्का कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो चुका हो, मतलब दोबारा से जो एनर्जी स्टोर हुई है वो वापस से नहीं मिलती, मतलब उसका कुछ हिस्सा मिलता। जैसे आप समझ पाओ कि पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, फिर वो किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल। फिर वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होने का दोबारा से किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक में। तो इसमें अब मान लो वो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, तुमने दिए 10 रुपए, वापस मांगे मिले कितने? 8 रुपए, 2 रुपए चले गए, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तुमने बोला भाई साहब भैया अब इतना तो ब्याज लगेगा ना, मतलब ब्याज लगा के 2 रुपए और कम दे रहे हैं, समझ रहे हो? अलग ही चल रही है उनका लॉ। एक दोस्त है बिल्कुल ईमानदार, आइडियल केस, 10 रुपए दिए वापस कितने कर दिए? 10 रुपए। तो वो अलग केस है कि यहाँ पे जब एक बॉडी की मुलाकात दूसरी बॉडी से हुई, उस मोमेंट पर उस एनर्जी का कुछ हिस्सा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन वो वापस से मिल गए। अब देखना यहाँ पर अगर मैंने ये जो चीजें एक्सप्लेन करी, थोड़ा बहुत तो समझ आई क्या? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। सही है गलत है? गलत। रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब होता है थ्रू आउट द मोशन, कभी भी काइनेटिक निकालने में हर मोमेंट पे सेम आएगा, मतलब नहीं भैया ऐसा। आप ये बोल सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, लेकिन ड्यूरिंग द मोशन काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा थ्रू आउट द मोशन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये क्या है? तो ये मैंने इलास्टिक कोलिजन के लिए कहानी समझाई। ऐसी कहानी चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हर बार हो, बस इनइलास्टिक होगा तो जितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ था डिफॉर्मेशन में, वो दोबारा से रिफॉर्मेशन में वापस नहीं पाएगा। लेट्स सी, देखना जरा ध्यान से। मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूं एनर्जी का वर्सेस टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम, अगर मैं बनाऊं मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ, तो मैं कहूंगा मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ को थ्रू आउट द मोशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं बनाना चाहूं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो मैं कहूंगा कि देखो जब तक कोलिजन नहीं हुआ, जब तक कोलिजन नहीं हुआ तब तक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी। जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखा हूं कम होने लग जाएगी, फिर दोबारा से बढ़ेगी। ठीक है, और एक मिनट, ग्राफ गलत जगह से स्टार्ट हुआ क्योंकि इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले तो पोटेंशियल और काइनेटिक क्या थी? बराबर। जैसे बॉडीज का इंटरेक्शन हुआ ये एनर्जी क्या होने लगी? कम, फिर दोबारा से बढ़ी, फिर ये क्या हो गई? कांस्टेंट। ये वो इंटरवल है, ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल में इंटरेक्शन हुआ। क्या हुआ है? इंटरेक्शन हुआ, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आया, और एक्चुअल में ये टाइम ऑफ इंटरेक्शन जो है ना बहुत छोटा है। टाइम ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो कोलिजन है, अब कोलिजन में ऐसा थोड़ी होगा आए टकराए और हो जाते हैं दोबारा से, है ना? कौन उठेगा भाई? तो उसको कोलिजन थोड़ी बोलो। कोलिजन तो ये है कि भाई साहब को तब तक पता चलता, तब तक तो काम निपटा के निकल लिए। मतलब इंटरेक्शन का जो टाइम इंटरवल है वो क्या? बहुत छोटा है। ये ग्राफ जो बना है ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये येलो कलर का जो ग्राफ है वो किस चीज का ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। एक बात बोल सकता हूँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये इसको आप मिनिमम बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? मिनिमम। ये मुझे पता है किस मोमेंट पे आएगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उस मोमेंट पे आएगी कंप्रेशन क्या है? मतलब हम ये कह सकते हैं VCOM का स्क्वायर।
या सर अगर कोई आपसे कहता कि भाई साहब मैं नाम बोलिए आप एक ग्राफ और बना देते थोड़ा सा अच्छा लगता है। किसका? पोटेंशियल। किसका? पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा देखिए भैया पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो थी जब तक इंटरेक्शन नहीं हुआ। याद करो स्प्रिंग को, क्या स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन आया था? नहीं आया। तो तब तक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो। जैसे इंटरेक्शन हुआ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, उस मोमेंट पे मैक्सिमम होगी जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। फिर दोबारा से क्या होगी? कम होगी और फिर फाइनली ये क्या हो जाएगी? जीरो। इतना डिटेल में बता रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? यस सर। एनर्जी का वेरिएशन होगा। किसका वेरिएशन होगा? एनर्जी का वेरिएशन। इंटरेस्टिंग बात है, अगर फॉलिकल इलास्टिक हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत वाली भी जीरो होगी और फाइनल वाली भी जीरो होगी। अगर ये इलास्टिक नहीं होता तो इस केस में जे वाली और जे वाली बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ पोर्शन चला जाता लॉस में। किसमें चला जाता? लॉस में। तो ये टच नहीं करता, ये लाइन इसको टच नहीं करती। लेकिन इन दोनों का सम थ्रू आउट द मोशन हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। आई होप सो कि कुछ समझ में आया होगा। अरे क्लियर है क्या बात? यस सर। नोट कर लीजिए। यहीं पर अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिएगा ध्यान। मैं कहूंगा पहले एक की वेलोसिटी थी v1, कितनी थी? v1। दूसरे वाले की वेलोसिटी थी v2, v1 v2 से ज्यादा था। याद आ रहा है? जब तक कोलिजन नहीं हुआ तब तक ये वैल्यू सेम रहेगी। कोलिजन नहीं होगा तब तक इन वैल्यूज में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ही कोलिजन हुआ ये वैल्यू कम होने लगी। ये वैल्यू क्या होने लगी? कम होने लगी। और ये वाली वैल्यू क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। समझ में आ रहा है क्या? ये वो इंटरवल है जहां पे वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी तभी चेंज होगी ना जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के क्या आएगा? कांटेक्ट में इंटरेक्ट करेगा। तो ये वो इंटरवल है जिसमें क्या होगा? चेंज होगा। क्या आएगा? चेंज। और इसके बाद एक कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो v1 v2 है ये इनिशियल वेलोसिटीज है और ये आपको दिखाई दे रहा है ये v1 की फाइनल वेलोसिटी है जिसको मैंने बोला v1 टेस्ट। क्या बोला? v1 टेस्ट। और ये v2 की फाइनल वेलोसिटी है जिसको अपन ने क्या बोला था? v2 टेस्ट। बीच में एक मोमेंट ऐसा है जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज क्या है? सेम है। और ये वाली जो वेलोसिटी है अगर ऑब्जर्व करो यही वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे जाकर के थोड़ी देर में मैं प्रूव कर दूंगा कि अगर एक कोलिजन इलास्टिक हुआ, अगर एक कोलिजन इलास्टिक हुआ तो गारंटी है ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस और फाइनल वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। वो क्या आएगा? सेम आएगा। थोड़ी देर में प्रूव कर दिया जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये दोनों गैप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नोट कर लो। जरूरी नहीं ये वाला पीक इसके ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। मतलब हम इस पे कुछ कमेंट जरूरी नहीं सेम हो, सेम लेकर के समझा के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो बस आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैंने सेम डायरेक्शन में मान को एक्सप्लेन जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेम भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड ये भी हो सकता है कि ये वाला नीचे आ जाए, ये वाला जस्ट ऊपर टच कर जाए, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। मान लो VCM 0 ही हो गया, दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो VCM क्या मान लो 0। ऐसा भी हो सकता है मिनिमम क्या हो जाए, ये हो जाए और ये क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं पीक के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करता।
ये जो अभी हमने पढ़ा दैट वाज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कि एक बॉडी का कोलिजन जब दूसरे बॉडी से होता है तो एक्चुअली में अगर उस मूवी को स्लो मोशन में देखा जाए, किसमें देखा जाए, स्लो मोशन में देखा जाए, तो वो मूवी हमें कैसी दिखाई देगी, वो स्लो मोशन तुम्हें मैंने दिखाया। एक बॉडी आएगी, टकराएगी, डिफॉर्मेशन होगा, दोबारा से डिफॉर्मेशन होगा और फिर चलेगा। मतलब आज हमने एक मूवी देखी है कोलिजन की स्लो मोशन। और अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने मैथमेटिक्स कोई ज्यादा बात ही नहीं करी, क्या होने वाला है, फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी, ठीक है, यहाँ चर्चा होगी अब कल, ठीक है। एक्चुअली शुरुआत यहीं से होती है, लोग कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दी है तो बता दो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, शुरुआत यहीं से होगी, मतलब है ना। जब भी आप कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी स्टैंडर्ड जगह पे पढ़ेंगे तो वहां पे यही पढ़ाया जाएगा फाइनल वेलोसिटी है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। दैट वाज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करके निकालें कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है बात? मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्लास में टाइम से आने की कोशिश कर रहे हैं, सबको हो पाए, है ना। और ये ना सोचें कि रिकॉर्डिंग मिल गई है, शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो घर बैठ